ठीक है, तो सवाल पढ़ लेते हैं पहले। एक पार्टिकल है मास m का, इस केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ स्मूथ स्फीयर। तो अभी जो आने वाले जितने भी सवाल रहेंगे वो सारे के सारे इस बार हम लोगों के पास स्फीयर बेस्ड रहेंगे, जिसमें कि जाहिर सी बात है एक पार्टिकल को एक स्फीयर के टॉप से रिलीज़ वगैरह किया जाएगा, फिर स्फीयर की सरफेस पर ही जो होना है सो होना है। तो इसमें भी हमारे पास दो ही मेन वेपन्स रहने वाले हैं, एक तो फोर्स इक्वेशन एंड देन अदर वन इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। बस ये दो ही चीज़ें अपने को आती है। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। रेडियस दिया हुआ है, पार्टिकल मास m का है, वो भी दिया हुआ है। इट इज़ गिवन अ शार्प इम्पल्स विच इम्पार्ट्स इट अ हॉरिजॉन्टल स्पीड v। ठीक है, तो टॉप पर उसे हॉरिजॉन्टल स्पीड v दी गई है। ठीक, फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड द पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द इम्पल्स इसका मतलब ठीक है, मतलब अभी वो आगे नहीं गया है। ठीक है, अभी थीटा इक्वल टू 0, थीटा जहाँ की मैं डायग्राम बना देता हूँ। मान लेते हैं ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो अभी वो पार्टिकल एक्चुअल में यहाँ पर लोकेटेड है ऐसा कुछ, तो यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो v दी हुई है। ठीक, अच्छा, तो सिनेरियो देखें अगर, तो कुछ ऐसा है कि वो पार्टिकल ऐसा है और ये mg लग रहा है। अब उसकी जो स्पीड है वो v है, इसका मतलब सर्कुलर पाथ पर तो वो है ही, v²/r अंदर की तरफ एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक, अच्छा, और फोर्स एक दूसरी नॉर्मल रिएक्शन की वो लग रही होगी जो स्फीयर लगा रहा होगा ऑन द पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ mg माइनस स्मॉल n विल बी इक्वल टू mv²/r, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। ठीक, तो पूछा हम लोगों से नॉर्मल फोर्स गई है, तो नॉर्मल फोर्स तो भाई ये निकाल लेते हैं अपन, ये इससे आ जाएगा तुम्हारे पास n विल बी इक्वल टू mg माइनस mv²/r। ये मेरा आंसर हो जाता है पार्ट ए का। ठीक, अच्छा, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नॉर्मल रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, मिनिमम स्पीड के लिए भाई n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, पहले तो ये कंडीशन हो गई है ना, फॉर नो स्लिपिंग। n equals to 0 implies the contact has been lost. The contact between the particle of mass small m and the sphere has been lost. तो ये this is the necessary condition. ठीक, अच्छा, तो mg माइनस mv²/r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जैसे ही तुम इस कंडीशन के साथ आगे बढ़ोगे तुमको v का मिनिमम मैक्सिमम जो भी कुछ आ रहा होगा वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। पहले तो m को कॉमन फैक्टर की तरह हटा लेते हैं। r से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो rg माइनस v² कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v² माइनस rg कम्स आउट टू बी लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब v² मस्ट बी लेस देन इक्वल टू rg के बराबर होगा ये। ठीक, अच्छा, तो इससे मुझे v की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। v मैक्स फॉर नो स्लिपिंग इक्वल्स अंडर रूट ऑफ rg। मतलब जैसा कि कॉमन सेंस से तुम खुद भी ये देख सकते हो कि अगर स्फीयर के टॉप पर अगर मैंने बहुत कस के अगर स्पीड अगर इम्पार्ट की है तो वो बॉल कहाँ और स्फीयर कहाँ, वो कांटेक्ट छूट जाएगा। फिर बहुत धीरे से प्यार से अगर तुम ढुलकाओगे, है ना, इस स्पीड से कम रखनी है तुमको अपनी स्पीड, इतने से अगर तुम लेट से अगर उसको, है ना, रिलीज़ करते हो इस स्पीड से, इससे कम स्पीड से, देन देर इज़ नो रिस्क ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम स्पीड मस्ट बी अंडर रूट ऑफ rg। इसके बाद अगला जो सब पार्ट है उसे देखो, बोला जा रहा है अज्यूमिंग द वेलोसिटी v टू बी हाफ द मिनिमम, कैलकुलेट व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v। आई मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। द मिनिमम क्यों पूछा है भाई, इसको तो मैक्सिमम पूछना चाहिए। एक सेकंड, ये है ना, मिनिमम जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। ठीक, ये यहाँ पर मेरे हिसाब से मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, अज्यूमिंग द वेलोसिटी v to be half the minimum, calculate in part b minimum value of v for which the particle does not slip।
जो मिनिमम वाला वर्ड ये बार बार इस्तेमाल कर रहा है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है असल में, है ना। इस पर थोड़ा बाद में विचार करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो वेलोसिटी v जो इम्पार्ट की जा रही है वो कितनी हो गई, √gr/2, हाफ द बोल रहे हैं ना, ऊपर में जो सब पार्ट में स्पीड जो कैलकुलेट की है उसका हाफ। तो इन पार्ट बी फाइंड द एंगल मेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल, है ना, व्हेन इट लीव्स द स्फीयर। तो कहाँ पर, है ना, इसको अगर मैं v1 बोल देता हूँ तो इस स्पीड से अगर उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो कहाँ पर कांटेक्ट जाकर छूटेगा। तो बहुत ही आसान कैटेगरी के सवालों में आएगा ये। तो कायदे से यहाँ पर दिए रहे हो तुम √gr/2, मान लेते हैं यहाँ पर कांटेक्ट छूट गया, ये यहाँ पर कांटेक्ट छूट गया, लेट्स से v स्पीड में कांटेक्ट छूट गया। मुझे अभी पता नहीं है कि ये v स्पीड क्या है, ठीक। तो फोर्स इक्वेशन और वर्क एनर्जी इक्वेशन मेरे पास दो ही चीज़ें हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये हो जाएगा मेरे पास r - cos थीटा, ठीक, ये वाली चीज़ हो जाती है r - cos थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो ½ mu² + mg r 1 - cos थीटा कम्स आउट टू बी ½ mv², ठीक। इससे मेरे पास पहली इक्वेशन वर्क एनर्जी वाली आ गई और दूसरा काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन बैठेगी उसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ जो सिचुएशन बन रही है कुछ यूँ बनेगी, है ना। ये हो गया टेंशन, ये हो गया mg और ये हो गया v²/r, ठीक है, ऐसा। तो थीटा का क्या हिसाब किताब रहेगा देख लेते हैं ज़रा। ये हो गया अपना थीटा, है ना, ये हो गया अपना थीटा। तो mg cos थीटा t + mg cos थीटा, ठीक। जहाँ कांटेक्ट छूट रहा है ना, जहाँ पर कांटेक्ट छूट, अच्छा t नहीं रहेगा एक तो पहली बात, वो n रहेगा, है ना। ये ऐसा कर लो इसको, ये रहेगा ऐसा n, ठीक है। तो n वहाँ पर तो ज़ीरो रहेगा, इसका मतलब सेंट्रीपिटल उस पॉइंट पर कौन प्रोवाइड करवाएगा, mg cos थीटा, बस। तो ये हो गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक। और अपने को निकालना क्या है, बेसिकली अपने को फाइंड आउट करना है कि एंगल थीटा अपने को, है ना, वी हैव टू सॉल्व फॉर थीटा। ये दोनों इक्वेशंस का प्रयोग करके हमें थीटा के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है ना। तो यहाँ देखो पहले तो u² ना, ½ से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, देखो u² + 2gr 1 - cos थीटा बराबर 2/m यानी v², ऐसा कुछ। तो u² हो जाता है gr/4 + 2gr 1 - cos थीटा इस v², ये हो जाता है। अच्छा, अभी ऊपर तो v² कितना है मेरे पास, rg cos थीटा, है ना। ये यहाँ से v² कितना है, rg cos थीटा होगा। ये आ रहा है मेरा ऊपर से, है ना। तो बहुत ही आसान है ये, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें, rg cos थीटा। तो rg तो पहले हटा लो यहाँ से, तो देखो थीटा आ जाएगा मेरे पास 1/4 + 2 - 2 cos थीटा = cos थीटा। तो इससे आ रहा है 9/4 बराबर 3 cos थीटा, ये हो गया 3। तो इससे हो जाता है cos थीटा इज़ कमिंग आउट टू बी 3/4 इम्प्लाइज थीटा = cos इनवर्स 3/4। ये होगा मेरा आंसर, ठीक। ये बैठेगा अपना आंसर। तो इस एंगल पर बेसिकली कांटेक्ट छूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस सवाल से कुछ टेक अवेज, है ना। पहला तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रही है असल में, जो इसने इस प्रकार से यहाँ पर मिनिमम ठोक रखा है, ये थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। सवाल है what should be the minimum value of v for which the particle does not slip on the sphere। तो ऐसे तो फिर
v बराबर 0 ठोक लो तुम, मतलब चलाओ ही मत फिर तो। हाँ, तो वहाँ पर कायदे से मैक्सिमम होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप। ठीक है, चलो खैर। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है एक पार्टिकल है ऑफ मास स्मॉल m स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये पहली बात तो मास हो गया उसका स्मॉल m, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्लाइड्स डाउन द सर्फेस ऑफ अ फ्रिक्शनलेस हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r, है ना। रेडियस हो गया, मास हो गया। मेजर एंगल फ्रॉम द वर्टिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम टॉप। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन मेरे को दे रखी है ना। रेफरेंस लाइन पर कोई डिपेंडेंस नहीं है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर सकती है रेफरेंस लाइन पर, बट डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास विथ एंगल, ठीक है। यू एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये चीज़ पहले तो हमें निकालनी है। तो इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ हो सकती है। कितनी हाइट और कितना क्या हुआ है वो देख लेते हैं तुरंत। तो ये तुम्हारा स्फीयर रहा, है ना, हेमीस्फीयर, ठीक। यहाँ पर पार्टिकल है मास स्मॉल m का, एंड ये इस एंगुलर पोजीशन पर वर्टिकल के साथ ये यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन अभी मेरी ये रही, ठीक। अब अगर आप नीचे आओगे ना, यहाँ पर है u बराबर 0, तो ये यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, u एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ये क्या मिलेगा आपके पास। तो मेरा ये बोलना है पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ठीक है। और रेफरेंस लाइन की अगर नीचे रहेगा तो वो जाहिर सी बात है उसको नेगेटिव उठा लेंगे अपन, ये हो जाता है r1 माइनस कॉस थीटा। तो u एज अ फंक्शन ऑफ थीटा वो हो जाएगा माइनस mgr1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये हो जाएगा काम तुम्हारा। तो पूछा गया है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो u थीटा माइनस u ऑफ 0 दैट कम्स आउट टू बी माइनस mgr1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। पहले सब पार्ट का तो ये आंसर हो जाएगा। देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब स्पीड निकालने की बातचीत चल रही है यहाँ पर, स्पीड क्या होगी, है ना, के की बातचीत चल रही है। तो एक्चुअल में अगर तुम देखो तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। इनिशियली द पार्टिकल इज एट रेस्ट, है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनिशियल एनर्जी प्लस के, है ना, फाइनल एनर्जी तो यही है, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mgr1 माइनस कॉस थीटा बराबर फाइनल एनर्जी के। तो हो जाता है यहाँ पर, तो फाइनल एनर्जी के हो जाएगी के एट थीटा इक्वल्स टू थीटा, दैट विल बी mgr1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। दिस विल बी माय आंसर। अच्छा, इसके बाद क्या बोला जा रहा है, फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस एज फंक्शन ऑफ एंगल। तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले तो मुझे स्पीड पे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कहीं कोई पार्टिकल है और उसकी स्पीड लेट से v है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल, सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, v²/r, छोटा r इस्तेमाल किया, बड़ा, चलो खैर जो भी है, छोटा r इस्तेमाल किया है, ठीक है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम मेरे को पता है ना, हाफ mv² बराबर
mg/(1 - cos θ). ये हो गया तुम्हारा बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, तो m और m पहले तो हटा दो, इसका मतलब v² कम्स आउट टू बी 2gr(1 - cos θ). ठीक है, ये हो गई v² की वैल्यू। अच्छा, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो v²/r ये चीज़ हो जाती है रेडियल एक्सेलरेशन, दैट कम्स आउट टू बी 2g(1 - cos θ), है ना। अच्छा, इसके बाद देखो तुम ये करो, रेडियल एक्सेलरेशन तो आ गया हम लोगों के पास, है ना। ये एक तो पहला तो मेरा ये आंसर हो जाता है, ठीक। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा अगर तुम देखो तो यहाँ एक ही फोर्स लगी रही है, विच इज़ नथिंग बट mg/sin θ। बस। अच्छा, तो mg/sin θ रिस्पॉन्सिबल है उसको स्पीड प्रोवाइड करवाने में, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम देखो, हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय g/sin θ, ठीक। तो ये फोर्सेस लग रही हैं तुम्हारे पास ब्लॉक पर, है ना। अच्छा, सवाल है हम लोगों के पास, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ एंगल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हो गया, टेंजेंशियल जो फोर्स लग रही है उस पार्टिकल पर वो कुछ ऐसी लग रही है, ये हो गया mg/sin θ, ये हो गया mg/cos θ, वेयर दिस इज़ द नॉर्मल, ऐसा कुछ। तो बस, है ना, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए mg/sin θ अपॉन m, ठीक, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक बात। तो at इक्वल्स a/sin θ g/sin θ, ar इक्वल्स ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाता है और रेडियल एक्सेलरेशन भी हो जाता है। रेडियल एक्सेलरेशन इज़ 2g(1 - cos θ) और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज़ g/sin θ।
ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। फाइंड द एंगल विथ विच द मास फ्लाइज ऑफ द स्फीयर। ठीक है। तो अभी मेरे को वो एंगल निकालना है बेसिकली, जिस एंगल पर मास कैसा छिटक जाएगा हेमिस्फीयर से। ठीक है, तो उस पर वर्कआउट कर लेते हैं ज़रा। लेट्स से ये मेरा हेमिस्फीयर और कांटेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर से छूट रहा है। दिस इज़ द थीटा एट विच कांटेक्ट इज़ ब्रेकिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन तो पहले ज़ीरो हो जाएगी और बचेगा वही एम जी कॉस थीटा माइनस एन, है ना, एन नॉर्मल। तो इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है नॉर्मल। ठीक। अब यहाँ पर जो उसकी स्पीड रहेगी पार्टिकल की, है ना, यहाँ पर तो जीरो है। ये हो गया तुम्हारा आर वन माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो जाता है टू आर जी वन माइनस कॉस थीटा इज़ वी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये आ जाने के बाद ये स्पीड तो यहाँ पर पता चल गई है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, अब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा लेते हैं, है ना, फोर्स इक्वेशन लगा लेते हैं। तो अंदर की तरफ तुम्हारे पास फोर्स है, ये बाहर वाली ये फोर्स है, फिर एक्सेलरेशन ऐसा है। सर साइडवेज क्यों जा रहा है? नहीं नहीं ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। ये हो गया मेरे पास वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब फोर्स इक्वेशन से देखो, एम जी कॉस थीटा ऐसा लग रहा है और यहीं पर वी स्क्वायर बाय आर भी है। नॉर्मल रिएक्शन तो वहाँ पर ज़ीरो रहेगा। ठीक है, जस्ट अभी अभी कॉन्टैक्ट छूटा है ताज़ा ताज़ा। तो एम जी कॉस थीटा इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इसका मतलब वी स्क्वायर बराबर आर जी कॉस थीटा होता है। अब बस एंगल निकालना है मेरे को। तो वी स्क्वायर आर जी कॉस थीटा अगर मैं रखता हूँ तो इससे मेरे पास आएगा वन माइनस हाफ थ्री बाय टू आर जी कॉस थीटा। इसको बोल रहे हैं लोग आर जी तो हट गया है, 3/2 प्लस 1 ये हो जाता है 5/2 कॉस थीटा बराबर 1। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर आ रहा है 2/5। ठीक, ये चीज़ आ रही है।
मेरा असल में आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कहाँ सॉल्व किया मैंने, ये इधर सॉल्व किया है ना, cos थीटा बराबर 2/5, ये चीज़ मैंने सॉल्व करने से तो ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा इक्वल्स 1, इसका मतलब cos थीटा हो जाता है मेरे पास 2/3 ऐसे, ठीक है। एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, देन इसको अभी रोकते हैं यहाँ पर।